अहेतु। ठीक है, तो हेतु का जो विपरीत होगा वो अहेतु होगा। ठीक है, तो इसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार दे रखे हैं अहेतु के। तो कौन कौन से हैं? अहेतु नाम, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको पहले याद रखनी है कि अहेतु के प्रकार कितने, तो वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम। फिर दूसरी बात है कि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको कुछ जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको आती है कि पक्ष की, कि पक्ष क्या है। ठीक है, एक वर्ड आएगा पक्ष, एक सपक्ष, एक विपक्ष और एक हेतु। ठीक है, तो पक्ष के किसको बोलते हैं? तो कि जिस चीज़ को हम साबित करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है कि संदिग्ध साध्यवान पक्ष। ठीक है, और सपक्ष के बारे में लिखा है कि निश्चित साध्यवान सपक्ष। उसी के साथ अगर विपक्ष की बात करें तो निश्चित साध्यवान अभाव, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। तो संदिग्ध साध्यवान का मतलब क्या है? अगर किसी चीज को आप साबित करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं और उसमें आप थोड़ा सा संदिग्ध है या फिर उसमें संदेह है, तो वो आपका पक्ष कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें कि पर्वत जो है वो धूम वाला है। ठीक है, पर्वत अगर धूम वाला है इसका मतलब क्या है? पर्वत पर अग्नि होगी तभी तो उससे धूम आया। तो पर्वत में अग्नि है या नहीं, ये संशय उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन पक्ष। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे पक्ष जिसमें हमें संदेह मिले। दूसरा जो है सपक्ष, जो मैंने बताया था आपको कि निश्चित साध्यवान, जिसमें जो साबित कर रहे हैं हम, जिसको प्रूव कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो निश्चित रूप से साबित हो जाएगा। जैसे कि रसोई है वो धूम वाली है, रसोई धूम वाली हो सकती है क्योंकि उसमें अग्नि निश्चित रूप से मिलती है हमें। ठीक है, और इसके विपरीत अगर चलेंगे कि निश्चित साध्य अभाववान, कि निश्चित रूप से साध्य प्रूफ ही नहीं होगा, उसमें अभाव होगा साध्य का, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे विपक्ष। जैसे अग्नि हमने बताया कि जो पर्वत जो है वो धूम वाला है, उसमें संदेह उत्पन्न हो रहा था। रसोई है वो धूम वाली है क्योंकि रसोई में अग्नि होती है। ठीक है, निश्चित रूप से साध्य होगी। अगर इसी के विपरीत और कहें हम कि जो जलाशय है वो धूम वाला है, तो जलाशय धूम वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि अग्नि जल में तो हो ही नहीं सकती। तो ये तीसरा पॉइंट है वो विपक्ष का है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी डेफिनेशन हमने बताई आपको कि हेतु क्या है, तो हेतु क्या है कि जिस चीज को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, और प्रूव करने के लिए है जिन जिन चीजों का सहारा ले जाता है वो हेतु है। तो इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा है कि साध्य साधनम हेतु। तो साध्य साधनम हेतु, जिसको साधित किया जा रहा है, इसको प्रूव किया जाता है, उसके साधन क्या क्या है वो आपके हेतु होंगे। तो ऐसे ही अब इसके एग्जाम्पल जो दे रखे हैं प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम के, तो उसके पहले प्रकरण में, पहली डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि प्रकरण सम क्या है। तो प्रकरण सम में लिखा हुआ है नीचे, अगर आप हिंदी में देखोगे, वैसे आपको पहले बात तो ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में कभी अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सको या समझाने की कोशिश कर सको। ठीक है, यह प्रकरण सम आ हेतु क्या है? यह शरीर में शरीर से भिन्न आत्मा है। लिखा है कि शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है। अब आगे लिखा है ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति कहे कि जिस कारण से आत्मा भिन्न है और उसी कारण से नित्य है। फिर आगे लिखा है क्योंकि शरीर अनित्य है और इसका भिन्न आत्मा को होना चाहिए, इस प्रकरण में अहेतु है क्योंकि जो पक्ष होता है
वही हेतु नहीं हो सकता। अब ये जो कहानी है ये थोड़ी सी समझ में इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज़ों की कहानी है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको बस इतना समझो कि देखो लास्ट लाइन क्या लिखा है, इस प्रकरण में अहेतु है क्योंकि जो पक्ष होता है वही हेतु नहीं हो सकता। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसमें लिखा है पक्ष। पक्ष क्या है हमारा, जिसमें हमें संदेह बना है। तो संदेह किसमें बना है, तो पहली जो उसकी प्रतिज्ञा थी वो क्या थी कि शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है। ठीक है, तो हमारे पास जो संदेह बना हुआ है वो क्या है कि आत्मा नित्य है या नहीं है। हमें प्रूफ किसको करना है, आत्मा नित्य है या नहीं है। तो हमारा जो पक्ष है, पक्ष क्या हुआ हमारा, आत्मा का नित्य होना या ना होना। ठीक है, ये हमारा पक्ष है। तो इस प्रकरण में अहेतु है क्योंकि जो पक्ष है वो क्या है हमारा, आत्मा का नित्य और अनित्य होना। दूसरा हेतु क्या है इसमें, हेतु मतलब जिसकी वजह से प्रूफ किया जा रहा है। प्रूफ किसकी वजह से किया जा रहा है, तो आगे की लाइन में उसने लिखा था कि शरीर आत्मा से भिन्न है इसलिए क्या है वो नित्य है। तो ये तो इसका हेतु हो गया। ठीक है, और पक्ष क्या हो गया इसका, आत्मा का नित्य और अनित्य होना। ठीक है, तो कभी भी जो हेतु और पक्ष होंगे वो एक साथ ऐसे नहीं आ सकते। जैसे इसमें लिखा है कि इस प्रकरण में अहेतु है क्योंकि जो पक्ष होता है वही हेतु नहीं हो सकता। तो पक्ष क्या है हमारा, आत्मा का नित्य अनित्य होना और आत्मा को अलग कर देना, शरीर से अलग करना, वही इसमें हेतु दिखा दिया। तो हेतु और आत्मा एक जैसी चीज हो गई, एक ही हो गई इसमें। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि जो हेतु है वही आपका पक्ष हो और जो पक्ष है वही हेतु हो। ये दोनों हमेशा अलग अलग ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं दूसरी बात कहूं कि सभी द्रव्य जो है पंच भौतिक हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं क्योंकि किसी एग्जाम्पल को लेके, क्योंकि वो द्रव्य भी पंचभौतिक है इसलिए ये पंचभौतिक है, क्योंकि द्रव्य को पंचभौतिक साबित करने के लिए हमें दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। उस द्रव्य को वो बोल देना वापस, वो हमारे लिए थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा क्योंकि जिस जिस हिसाब से इसने लिखा है कि पक्ष और हेतु, जो पक्ष है वो हेतु नहीं बन सकता और जो हेतु है वो पक्ष नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस प्रकरण में, प्रकरण अहेतु में यही बात इन्होंने स्पष्ट की है कि हमारा जो आत्मा है जिसको हम साधित करना चाह रहे हैं उस आत्मा को ही हेतु दिखा के ये साबित करना कि ये आत्मा जो है वो नित्य है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको हेतु नहीं कह सकती, ये अहेतु की श्रेणी में आएगा और ये प्रकरण सम अहेतु है। क्योंकि जिस प्रकरण को हम साबित कर रहे हैं उसी प्रकरण में उसी बात को दोबारा कह देना, ये प्रकरण सम अहेतु का उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है संशय सम। संशय सम में क्या बोला है इन्होंने कि जो संशय का हेतु है वही संशय को दूर करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कि संशय अहेतु कहते हैं, जैसे कोई कहता है कि आयुर्वेद एक अंश को कहता है, कोई आदमी है कि यह आयुर्वेद के एक अंश को कहता है। इस आयुर्वेद को एक अंश को कहता है इसका मतलब वो आयुर्वेद का ज्ञाता है या नहीं है, या आयुर्वेद का चिकित्सक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक अंश को कह रहा है इसलिए दूसरे व्यक्ति ने संदेह व्यक्त किया कि वो आयुर्वेद का चिकित्सक है या नहीं है, या फिर आयुर्वेद का ज्ञाता है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि केवल एक अंश को बोल रहा है। अब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है क्योंकि उसने आयुर्वेद के एक अंश को कहा है इसलिए वो आयुर्वेद का चिकित्सक है। ठीक है, तो पहले पहले वाक्य से समय समझ में आ रही है कि भाई इसने केवल आयुर्वेद के एक अंश को कहा है, हो सकता है दूसरे अंश को जानता ही ना हो इसलिए उसको आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं कह सकते। जबकि दूसरे अर्थ में, दूसरे वाक्य में ये बोला गया है कि वो एक आयुर्वेद के एक अर्थ को जानता है इसलिए मतलब वो आयुर्वेद को जानता है। ठीक है, उसने दूसरे अर्थ को कहा नहीं परंतु वो ये मान के चल रहा है कि दूसरे अर्थ को भी जानेगा। तो इस संसम
अहेतु में ये बोलना चाह रहा है कि जिसकी वजह से संशय पैदा हुआ है उसी से संशय दूर हो जाता है। ठीक है, ये संशय सम अहेतु का उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, वर्णय सम, तीसरा जो कैटेगरी है हमारी वर्णय सम, उसमें क्या बोला है कि जो हेतु वर्णन करने योग्य विशेषता से युक्त ना हो उसे वर्णय सम अहेतु कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि स्पर्श योग्य ना होने से बुद्धि अनित्य है, शब्द की तरह। ठीक है, स्पर्श योग्य ना होने से बुद्धि अनित्य है, शब्द की तरह। अब यहाँ जो चीजें हैं बुद्धि और शब्द, दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो बुद्धि है और एक शब्द है। अब इन दोनों को, बुद्धि को और शब्द को, ये दोनों ही वर्णन करने योग्य है। इन दोनों को वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि वर्णन किया जा सकता है इसलिए ये विशिष्ट नहीं है, ये अविशिष्ट है। और इस अविशिष्ट होने की वजह से ये किसका उदाहरण आ जाएगा, वर्णय सम अहेतु का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अहेतु के 3 प्रकार और उनके 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब अतीत काल। ठीक है, अतीत काल के बारे में क्या बोल रहे हैं कि अतीत काल नाम यत पूर्वम वाच्यम तत्पश्चात उच्यते। जिस वाक्य को हमें पहले कहना चाहिए था उस वाक्य को बाद में कहना। ठीक है, यहाँ लिखा है कि यत पूर्ववाच्यम तत्पश्चात उच्यते। ठीक है, पूर्व में कहने वाले वाक्य को पश्चात कहना, बाद में कहना, ये अतीत काल। ठीक है, तो कालातीत दोषयुक्त होने से आग्राह्य है, तो कालातीत आग्राह्य बहुतम इति। ठीक है, तो बस आपको अभी ये याद रखना है कि कालातीत जो है वो भी एक आग्राह्य है, क्योंकि दोष युक्त होता है। और कालातीत का मतलब क्या होता है, या अतीत काल का मतलब क्या होता है, जिस वाक्य को हमें पहला कहना चाहिए था उसे पहले ना कहकर बाद में कहना, ये आपके अतीत काल या कालातीत का एग्जाम्पल है। उपालम, नेक्स्ट है उपालम। तो उपालब्बो नाम हेतु दोष वचनम। ठीक है, सिंपल सी बात है कि किसी चीज में हेतु में आपके दोष दिखाना। ठीक है, हेतु में दोष को दिखाना, ये आपका क्या है, उपालब्ध है। किसी चीज में दोष दिखाना, जो हेतु है उसमें दोष को दिखाई देना। ठीक है, ये उपालब्ध का एग्जाम्पल है। परिहार, परिहारो नाम तस्य एवं दोष वचनस्य परिहरणम। जो हेतु आपने दिखाया है उसका निराकरण करना। ठीक है, उसको उसका समाधान करना, ये क्या है, परिहार है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। परिहारो नाम तस्य एवं दोष वचनस्य परिहरण। प्रतिज्ञा हानि, तो प्रतिज्ञा हानि नाम पूर्व ग्रहीता प्रतिज्ञा पुनर्अनुक्तो यत परित्यज्यति। ठीक है, जो प्रतिज्ञा हमने पहले ली थी उसको त्याग देना और नई प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, ये क्या है आपका प्रतिज्ञा हानि। जैसे मैं कहूं कि यह रोग संशमन साध्य है, और अगर मुझे लगे कि मैं डिबेट में ये सिद्ध करने में असमर्थ हो रहा हूं कि ये संशमन साध्य है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि यह रोग संशमन साध्य नहीं है, यह रोग संशोषण साध्य है। तो ये जो मेरी पहली जो चीज़ थी, जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि यह जो रोग है वो संशमन साध्य है, वो मेरी पहली प्रतिज्ञा थी। परंतु जब मुझे लगा कि मैं इस डिबेट में यह सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ कि संशमन साध्य है, तो मैंने क्या, अपनी प्रतिज्ञा चेंज कर ली। मैंने कहा कि ये रोग संशोधन साध्य है। तो वही एग्जाम्पल आपका ये प्रतिज्ञा हानि है। ठीक है, प्रतिज्ञा हानि है मतलब जो आपकी प्रतिज्ञा है उसको त्याग कर दूसरी प्रतिज्ञा ले लेना। जैसे ये बोल रहा है
कि पुरुष नित्य है, ऐसा किसी ने प्रतिज्ञा ली, परंतु जैसे उसे लगा कि वो हारने वाला है तो उसने क्या बोला कि पुरुष अनित्य है। ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा हानि का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो अभय अनुज्ञा। तो अभय अनुज्ञा नाम इष्ट अनिष्ट उपगम, इष्ट चीज और अनिष्ट दोनों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, बस अभी इसको इतना याद रखो, इष्ट और अनिष्ट दोनों चीजों को एक साथ इसमें लिया जाता है। ठीक है, हेतुआंतर। हेतुआंतर नाम प्रकृति हेतु वाच्य विकृत हेतु। तो प्रकृत हेतु कहना चाहिए, वहां विकृत हेतु कहना देना। ठीक है, जहां चीज हमें कोई चीज प्राकृत प्रकृत बोलनी चाहिए थी वहां विकृत रूप बोल देना। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो कैसे दे रखा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पर्वतो बहिमान उष्णत्वात्। पर्वत वहिनीमान है क्योंकि उष्णता की होने की वजह से। ठीक है, उष्णता की वजह से बहिमान तो नहीं हो सकता, क्योंकि उष्णता तो गर्मी के दिनों में भी पड़ती है, परंतु वहां अग्नि तो नहीं होती। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को उन्होंने इस तरह से बोला है कि पर्वत अग्नि वाला है गर्म होने के कारण। यहाँ उष्णता का हेतु विकृत हेतु है। कैसे विकृत हेतु है, क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्य संताप से संतप्त पर्वत को स्पर्श करने पर अग्नि का अनुमान होने पर अग्नि की उपलब्धि नहीं होती। ठीक है, तो हमें अग्नि का अनुमान तो होता है गर्मी के दिनों में, परंतु अग्नि की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि उष्णता की वजह से पर्वत वह्निमान है। ठीक है, ये गलत साबित हो जाएगा। और ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वो हेतुआंतर का है। ठीक है, इसमें जो हेतु कहा है उन्होंने हेतु कहा तो सही, परंतु विकृत हेतु कहा है, सही हेतु नहीं कहा है, इसलिए वो हेतुआंतर का है। आगे अर्थांतर। ठीक है, अर्थांतर नाम एक अस्मिन वक्तव्य अपरम यददाह। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक विषय का कहना उचित हो वहां दूसरा विषय कह देना। जहां किसी एक विषय का कहना उचित हो वहां दूसरा विषय का कह देना। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, अर्थांतर। जैसे ज्वर का लक्षण कहना था वहां प्रमेय का लक्षण कह दे। ठीक है, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अर्थांतर का, कि जहां हमें ज्वर का लक्षण कहना चाहिए था वहां प्रमेय का लक्षण कह देना ही क्या है, आपका अर्थांतर का एग्जाम्पल। आगे निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थान नाम पराजय प्राप्ति। ठीक है, पराजय की प्राप्ति करना निग्रह स्थान है। ठीक है, तो इसके और इसके आगे बारे में जो है ना, ये आगे दे रखा है कि निग्रह स्थान के प्रकार कितने। तो सबसे बस आपको इसमें ध्यान रखना है, पराजय प्राप्ति प्राप्त करना निग्रह स्थान है। और निग्रह स्थान के यहाँ जो ये जो दे रखे हैं, प्रतिज्ञा हानि, अभयगुणिका, काल अतिथि वचनम, ये सब जो है निग्रह स्थान के भेद या निग्रह स्थान कहे जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि निग्रह स्थान कितने हैं, जो हमारे पास जो बता रखे हैं वो 12 है। ठीक है, चरक में निग्रह स्थान कितने बताएं, वो 12 बताएं। ठीक है, आगे देखो इस विमर्श में लिखा हुआ है कि उसके 22 वेद न्याय दर्शन में बताए हुए। तो इसी निग्रह स्थान के आगे न्याय दर्शन में आपको 22 वेद मिलेंगे। ठीक है, आयुर्वेद में कुल 15 निग्रह स्थान माने हैं। ठीक है, चरक ने यहाँ पे जो माने थे वो 12 थे, हमने जो बताया आपको। और आयुर्वेद में वैसे 15 लिखे हुए हैं टोटल, और न्याय दर्शन में 22 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 15 को यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा, नाम के द्वारा दर्शाया हुआ। ठीक है, इस तरह से आपके ये जो बाद मार्ग हैं वो कंप्लीट हो।
ठीक है। तो एक ये बात भी ध्यान रखना है कि लास्ट जो बाद मार्ग है वो कौन सा है, तो वो निग्रह स्थान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखो आपका आगे का जो पार्ट का व्यवहार जो अध्याय है उसका जो पार्ट है वो है 10 विध परीक्षा भाव। ठीक है, या 10 विध परीक्षा विषय। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो डिबेट के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, कि हमें अगर किसी से डिबेट करनी है और उस डिबेट में जीतना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में अभी तक हमने बताया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि हमें अगर अच्छा वैद बनना है तो किन किन चीज़ों की परीक्षा करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से एक जो पार्ट है वो है 10 विध परीक्षा विषय। तो कौन कौन से जो परीक्षा विषय हैं जिनको अपने परीक्षा करनी चाहिए, तो उसमें 10 विध परीक्षा भाव है। तो 10 विध परीक्षा विषय कौन कौन से, तो उसमें लिखा है कि ज्ञान पूर्वकम ही कर्मणा समारंभ प्रशंसते कुशला। ये लाइन पहले भी आपके सामने आ चुकी है। जो ज्ञानवान लोग हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं किसकी, परीक्षा विषय। तो इसमें कौन कौन से हैं देखो, कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश काल, प्रवृत्ति और उपाय, सम्यक अभिनिवर्तनाम, कार्य निवृत्ति, इष्ट फलानुवृत्ति, फर्स्ट इष्ट फल अनुबंधम, कार्यम अभिनिवर्त्यति, अति महता यत्नेन करता। ठीक है, तो आपके सामने जो 10 चीजें हैं, कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश काल, प्रवृत्ति, उपाय, इन सबको मिला के इन्होंने क्या बोला है, 10 विध परीक्षा विषय। ठीक है, अगर ये 10 चीजें हैं, इस चीजों को आप ठीक प्रकार से जानते हैं और इनका प्रयोग सही प्रकार से करते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि कार्य अभिनिवृत्ति इष्ट फल अनुबंधम, कार्य अभिनिवर्तम यत्न ना अति महता यत्नेन करता। आपको ज्यादा बिना प्रयास किए, ठीक है, यानी कि कम प्रयास में ही आप चिकित्सा कार्य में सफल हो पाएंगे। ठीक है, अल्प प्रयत्न से। तो ये 10 चीजों का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इन्होंने कारण के बारे में लिखा हुआ है कि तत्र कारण नाम तद यद करोति। ठीक है, कि कि जो वैद है वो वैद जो कर रहा है, ठीक है, वैद जो चिकित्सा करता है वह कारण होता है। कैसे कारण होता है, ये इन्होंने बोला है कि तत्र कारणम नाम या तत् करोति, जो करता है वो करता क्या है, कौन कर रहा है, चिकित्सा कौन कर रहा है, वैद्य कर रहा है। ठीक है, तो चिकित्सक जो है हमारा वो क्या होगा, हेतु होगा और वही करता होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो वैद्य चिकित्सा करता है वह कारण होता है। तो एग्जाम्पल में साएव हेतु सय करता। ठीक है, जो काम को कर रहा है, जो चिकित्सा को कर रहा है वही हेतु है और वही करता है। ठीक है, तो अब कौन करता है, क्योंकि चिकित्सक ही चिकित्सा करता है, तो चिकित्सक जो है हमारा या वैद्य जो है वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, कारण होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो कर्ता होता है या हेतु होता है वही कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कारण। कारण क्या है, कारण पुनस्तद यद उपकरण उपकल्प्यते कर। ठीक है, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपकरण मतलब साधन, जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसको करण कहते हैं। ठीक है, कार्य अभिनिवर्ती प्रयत्न मानस्य, जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है जिस कार्य की अभिनिवृत्ति के लिए या प्रवृत्ति होने के लिए, उसको अपन करण बोलते हैं। अब चिकित्सा करने में क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, तो वैद्य चिकित्सा कैसे करेगा,
मेडिसिन से। तो मेडिसिन जो होंगी वो क्या होंगी हमारे लिए, वो कारण होंगी। ठीक है, तो वैध तो क्या हो गया, कारण हो गया, और वो मेडिसिन जो है वो क्या हो गई हमारे लिए, कारण हो गई। ठीक है, इसके अलावा जरूरी नहीं कि भाई हमारे पास मेडिसिन से ही चिकित्सा करे, हो सकता है वो यंत्र शस्त्र से करे। ठीक है, तो देखो यहाँ और लिखा हुआ है टीका के अंदर कि औषध, पात्र, यंत्र, शस्त्र ये सभी कारण है। ठीक है, तो जरूरी नहीं, सामान्य रूप से एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको यहाँ लिखा मिलेगा हर जगह कि भाई औषध जो है वो करण है, परंतु जरूरी नहीं औषध ही करण है, यंत्र शस्त्र भी आपके करण हो सकते हैं, वो भी तो आपके साधन ही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य योनि। तो कार्य योनि सा विक्रम्याणाम कार्यम आपद्यते। तो जो चीज विकृत होके कार्य में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, जो चीज विकृत होके यानी परिवर्तनशील होके जो कार्य रूप में परिणत हुई है उसको क्या बोलेंगे, कार्य योनि बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए कार्य है क्या चीज, चिकित्सक के लिए कार्य क्या है, तो कार्य क्या है उनके लिए, धातु साम्य को, धातु वैषम्य को साम्यावस्था में करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य योनि होगी वो क्या होगी, धातु वैषम्य। ठीक है, क्योंकि धातु वैषम्य क्या हुआ है, धातुओं का विषमता होने से ही तो रोग उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेट जो रोग है उसको ठीक करना है हमें। तो कार्य योनि क्या है कि जो विभिन्न विभिन्न परिवर्तनों से उत्पन्न होकर कार्य रूप में परिणत हुआ है वो हमारे लिए कार्य योनि होती है। अब आगे कार्य। ठीक है, कार्य क्या है, कार्य तू तदस्य अभिनिवृत्ति अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तित, कि अपने कर्तव्य को निश्चित करने के लिए या निश्चित करने के बाद जिस प्रयोजन से कर्ता क्रिया में लगा है। ठीक है, कर्ता किस वजह से उस क्रिया में लगा हुआ है, उस क्रिया के लिए, उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, सब कार्य। ठीक है, तो हमें मालूम है कि चिकित्सक जो है वो क्या करता है अल्टीमेटली। ठीक है, अभी जो ऊपर वाली हमने बात कही कि उसमें हुआ क्या है, कार्य योनि में क्या था कि धातु साम्य हुआ, धातु वैषम्य हुआ। ठीक है, धातु का वैषम्य होना, ये क्या है, कार्य योनि। परंतु आगे की लाइन में लिखा है कि कार्य क्या है, हमें करना क्या है, हमें उसको साम्यावस्था में लाना। तो धातुओं को साम्यावस्था में लाना ये हमारे लिए कार्य है, और ये हमारी कार्य योनि थी, धातुओं का वैषम्य हो जाना। नेक्स्ट कार्यफल। कार्यफलम पुनः पुनस्दम तत्प्रयोजनम कार्य अभिनिवृत्ति स्थिति। जिस प्रयोजन के लिए कार्य आरंभ किया गया है वह कार्यफल है। ठीक है, जिस प्रयोजन से कार्य आरंभ किया गया, आरंभ क्यों किया गया है, ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले तो धातु वैषम्य हुई है, धातुओं को साम्यावस्था में लाना है, परंतु हमारा अल्टीमेट ध्येय तो ये नहीं है कि धातु को साम्यावस्था में लाना। ठीक है, उससे पेशेंट ठीक भी तो होना चाहिए धातुओं की साम्यावस्था होने से। तो उसको क्या है, अल्टीमेट क्या होना चाहिए, जो दुख हुआ है, जो प्रतिकूल वेदना हुई है उसको अनुकूल वेदना में कन्वर्ट करना, और अनुकूल वेदना में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, सुख कहलाता है। ठीक है, तो उसे सुख प्राप्ति देना, जो हमारा रोगी है उसको सुख प्राप्ति देना। ठीक है, ये क्या है, कार्य का फल है। तो ये कार्यफल का उदाहरण आ जाएगा। लास्ट अनुबंध। अनुबंधम खलु से कर्ताम अवश्य अनुबंधति कार्यात उत्तर कालम कार्य निमित्तम शुभ अशुभम। ठीक है, अब जो कर्ता है वो किस चीज से अनुबंधित है। ठीक है, जब उसका कार्य खत्म हो जाएगा तो उसके उत्तर काल में उसको दो चीजें देखने को मिलेंगी, या तो शुभ फल देखने को मिलेगा या अशुभ फल देखने को मिलेगा। तो जो चिकित्सक चिकित्सा कर रहा है उसके बाद उसको दो तरह की चीजें उसके सामने मिलेंगी, या तो शुभ फल या अशुभ फल। ठीक है, उसके लिए अच्छा भी चीज हो सकती है, उसके लिए गलत भी चीज हो सकती है। तो
अच्छी है बुरी है वो अलग बात है, परंतु जिस अनुबंध जो है वो क्या है, वो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है वो पेशेंट जल्दी से ठीक ही हो जाए, हो सकता है ठीक ना हो। ठीक है, तो बाद में जो चीज़ हमें दिखाई देंगी तो उसके लिए वो टर्म आया है, वो है अनुबंध। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, देशस्य अधिष्ठानम, रोग या औसत द्रव्य मात्र का जो अधिकरण है, जो स्थान है जिसकी हम चिकित्सा कर रहे हैं रोग की, और जिससे चिकित्सा कर रहे हैं औसत, इन दोनों का जो अधिष्ठान है वो क्या है, हमारा देश है। ठीक है, तो दो तरह के देश हमारे पास हो जाएंगे। रोग जहां से उत्पन्न हो रहा है तो रोग की चिकित्सा कहाँ कर रहे हैं हम, रोगी के शरीर में, तो ये तो क्या हो जाएगा, देह शरीर या देह देश। ठीक है, और औसत कहां से ग्रहण कर रहे हैं, भूमि से, तो ये भूमि देश। ठीक है, तो दो तरह के देश आपके सामने आ जाएंगे, देह देश और भूमि देश। ठीक है, काल है पुनः परिणाम, जो परिवर्तनशील हो रहा है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, वो क्या है हमारा, वो काल है। ठीक है, जैसे ऋतु है, मांस है, अयन है, वर्ष है, ये परिवर्तनशील है। ठीक है, और यही काल है। नेक्स्ट प्रवृत्ति, प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्य अर्था सैव क्रिया, तो कार्य की चेष्टा के लिए, कार्य के लिए जो चेष्टा होती है वही आपकी क्या है, प्रवृत्ति है। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था सैव क्रिया, यतन कर्म, ये उसके पर्याय हैं, और कर्म समारंभ। ठीक है, तो ये इसके पर्याय हैं किसके, प्रवृत्ति के, क्रिया, कर्म, यतन और कर्म समारंभ। उपाय, उपाय पुनः स्त्रियाणाम करण आदि सौष्टम अभिविधानम, जो शुरू की जो हमने तीन चीजें बताई थी, कारण, करण और कार्य। ठीक है, इन तीनों को मिला के कारण, करण व कार्योनि का सौष्ठव अर्थात कार्य के अनुरूप या अनुगुण होना, लास्ट में उससे जो हमें फल मिलेगा। ठीक है, कार्य उत्पादक अभिवस्थी का सम्यक रूप से होना उपाय कहलाता है। कारण करण कार्योनि के मिलने की वजह से जो सम्यक रूप से होना उपाय है। ठीक है, किसको छोड़कर, लास्ट में लिखा है देखो, अभिवादनम च सम्यक कार्य, कार्यफल अनुबंध वर्जन। ठीक है, कार्य कार्यफल अनुबंध को छोड़कर कारण करण कार्योनि का कार्य उत्पादक होना, ये उपाय है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पवन आदि न्याय प्रश्न, एक मिनट, इसमें से कुछ मिस है। उपाय हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, परीक्षा के भेद, ये आपको बता दिया, ये मैंने बता दिया था आपको, परीक्षा के दो भेद होते हैं। ठीक है, दुविधम तय खलु परीक्षा ज्ञान बताओ, ज्ञानवान जो पुरुष हैं उनके लिए दो प्रकार की परीक्षा होती है, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैसे परीक्षा के तीन प्रकार बताए थे मैंने आपको। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश और अनुमान, तीन बताए थे। ठीक है, परंतु ये बताया कि आप्तोपदेश जो लोग हैं वो पहले से ही ज्ञानवान है।
ठीक है, उनके लिए आपका उपदेश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दो प्रकार की परीक्षा बताई है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, सामान्यतः तीन होती है, परंतु ज्ञानवान लोगों के लिए अगर पूछी जाए तो परीक्षा दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, आगे देखो, दसविध परीक्षा भाव कारणम यद उत्तम अग्नि विषगादिषु शेषम। इसमें जो है ना, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे वही एग्जाम्पल आगे बताए हैं उन्होंने। जैसे करण क्या है हमारे लिए, करण हमारे लिए विसर्ज है। ठीक है, कारण क्या है हमारे लिए, कारण हमारे लिए विषक है, कारण विषक हो गया, करण हमारे लिए विसर्ज हो गई। कार्य योनि क्या थी, धातु धातु वैषम्य। ठीक है, कार्य क्या है, धातुओं का साम्य करना। कार्यफल क्या होगा, सुख प्राप्ति, सुखावृत्ति। ठीक है, अनुबंध क्या होगा, खलु आयु, देश भूमि और आतुर देश, काल पुनः संवत्सर और आतुर अवस्था छे, प्रवृत्ति प्रतिक्रम समारंभ, उपाय विषगादि नाम सौष्ठव अभिनिवेदन। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो चीज़ हमने पहले बताई थी आपको वही इन्होंने और डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसको ही आगे उन्होंने फिर दोबारा से और इलोबरेट करके बताया हुआ है, जो आगे पढ़ेंगे हम। देखो, सबसे पहले कारण, कारण मतलब विषय। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि कारणम विषगम इत्याग्रम तस्य परीक्षा, जो विषग है या चिकित्सक है उसके गुण क्या होंगे। ठीक है, तो उसके गुण नीचे लिखे हुए हैं, पर्यवदास रुतता, परिदृष्ट कर्मणा, दक्षम शौचम, जित हस्तता और प्रणवता, सर्व इंद्रिय उपपन्नम, प्रकृति गीता और प्रति प्रतिगिता। ठीक है, ये जो है ये आपके गुण हैं किसके, चिकित्सक के। तो उसी के संदर्भ में लिखा है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन गुणों को, दोबारा ही बता दिए कि ये चिकित्सक के गुण हैं, इनको आपको याद रखना। नेक्स्ट, कारण के बाद करण, करण क्या है, भेषज है हमारी, करणम पुनः भेषजम। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है, तद द्विविधम। ठीक है, एक तो देहिपाश्रय, एक हो गई आपकी युक्ति उपाश्रय। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने तीन प्रकार की पढ़ी थी, देहिपाश्रय, युक्ति उपाश्रय और सत्वाजय। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं हम दो प्रकार की, देहिपाश्रय और युक्ति उपाश्रय। देहिपाश्रय चिकित्सा या औषध क्या होगी, वो होगी हमारी मंत्र औषध मणि मंगल, बलि उपहार होम नियम, इनके द्वारा जो की जाती है वो आपकी देहिपाश्रय है। ठीक है, दूसरी है युक्ति उपाश्रय, जो कि संशोधन संसमन इष्ट फला, जो युक्ति के द्वारा जो की जाती है संशोधन संसमन चिकित्सा है वो आपकी युक्ति उपाश्रय। ठीक है, आगे लिखा है कि भेषजम अंग भेदादि द्विविधम, भेषज के अंग भेदादि प्रकार से दो प्रकार हैं, कौन कौन से, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अद्रव्यभूतम उपाय अभिप्लुतम, तो अद्रव्यभूत चिकित्सा है उसको दूसरा नाम क्या दिया है इन्होंने, उपाय अभिप्लुतम। ठीक है, ये जो हमने लास्ट टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा तो उसमें ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, उपाय अभिप्लुता किसको बोला है, अद्रव्यभूत चिकित्सा को बोला। ठीक है, उपाय नाम भय दर्शनम। अब उपाय का मतलब क्या है, इसका मतलब कि भय दिखाना पेशेंट को। ठीक है, विषमासन, विस्मारण, क्षोभ, कर्षण, ऐसी ऐसी चीजें करके उसकी चिकित्सा करना, ये आपका क्या है, अद्रव्यभूत चिकित्सा का उदाहरण या फिर उपाय अभिप्लुता का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है चिकित्सा हम जनरली करते हैं मानसिक रोगों में करते हैं। नेक्स्ट देखोगे आप,
सिद्धि उपाय जो अभिप्लुताम, ये तो हो गया। द्रव्यभूतम, द्रव्यभूत चिकित्सा में क्या आ जाएगा, तद्विद अनादिषु योगमिति, जो योग देते हैं हम वो आपके द्रव्यभूत चिकित्सा में आएंगे। ठीक है। तस्य परीक्षा इदम एवं प्रकृत्यम एव गुणम एव प्रभावम इसमिन देशे, इसको छोड़ दो, इसको में कोई खास बात नहीं। कार्य योनि धातु वैषम्यम तस्य लक्षणम विकार आगम। ठीक है। कार्य योनि की परीक्षा कैसे करेंगे, ठीक है। तो विकार आगम, विकार का होना, ठीक है। जब धातु वैषम्य हो जाएगा तो उसको विकार होगा यानी रोग हो जाएगा, और उस रोग को आराम से हम परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है। जो उसके लक्षण होंगे उन लक्षणों के आधार पर उसकी परीक्षा करेंगे। ठीक है। उसकी साध्य श्रद्धा के अनुसार उसकी परीक्षा करेंगे, उसका मृदु धारण होना ये देखेंगे। ठीक है। तो ये सब बात की बात है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कार्य योनि मतलब धातु वैषम्य है, और धातु वैषम्य मतलब विकार का उत्पन्न हो जाना। ठीक है। ये आपका कार्य योनि। कार्य क्या है, कार्यम धातु साम्यम तस्य लक्षणम विकार उपशमनम। ठीक है। धातु साम्य मतलब विकार, धातु वैषम्य खत्म हो गया, इसका मतलब आपका जो रोग है वो भी खत्म हो गया। तो यानी कि विकार का उपशमन होना आपका कार्य है। ठीक है। उसकी परीक्षा कैसे करेंगे, रोग उपशमनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी को ये देखना है कि आपका रोगी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि अगर दूसरी बात कहें कि आपने किसी पेशेंट, आपके पास कोई पेशेंट आया और आपने उसको मेडिसिन दी ज्वर के लिए, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसको मेडिसिन बंद करनी है या नहीं करनी। ठीक है। तो ये जो डिसाइड करना, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो यहाँ से डिसाइड करता है। ठीक है। धातु साम्य हुआ है कि नहीं है उसका, धातु साम्य का मतलब क्या है, उसको विकार उपशमन हुआ है कि नहीं हुआ, उसको और अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा हुआ है। देखो क्या है, कैसे परीक्षा करेंगे उसकी, रोग उपशमनम, उसका जो रोग है, उसका जो दर्द है, दुख है, वो समन होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। दर्द का मतलब ये नहीं कि वो रो रहा है, ठीक है, उसको जो भी जिस प्रकार की जो पीड़ा है, ठीक है, जो दुख दुख पहुंचा रही है वो उसकी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब वो आपका रोग समन हो गया। ठीक है। और आगे क्या है, स्वर वर्ण योगम, उसका जो स्वर है, उसका जो वर्ण है, उसका जो कलर है, जो उसका फेयरनेस है या कलर जैसा भी है, या उसका स्वर है वो सामान्य स्वर है कि नहीं, उसका सामान्य स्वर जैसा था वैसा है कि नहीं, उसके स्वर में अगर विकृति है, उसके वर्ण में कोई विकृति है, इसका मतलब वो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है, आपको उसको और मेडिसिन देने की आवश्यकता है। शरीर उपचय, उसका शरीर उपचय की अवस्था में आ रहा है कि नहीं आ रहा, शरीर को उसको लग रहा है कि हाँ मेरे शरीर में जो जो बल है मेरा, वो दोबारा से उसकी वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, शरीर का उपचय, बल की वृद्धि। ठीक है। अव्यहारम अभिलाषम, उसको खाना खाने की इच्छा हो रही है नहीं हो रही, ये सब चीज़ें देखे। रुचि हार खा ले, ठीक है, उसको रुचि उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, आहार के अंदर। अभ्यस्तम च हार काले सम्यक जीर्णम, जो हार वो कर रहा है उसकी रुचि जो उत्पन्न हो भी गई है, तो वो सम्यक पूर्वक पच रहा है या नहीं पच रहा। ठीक है। उसको निद्रा लाभो यथा कालम, जो उसको निद्रा, उसका जो सही टाइम पे जो पहले निद्रा उसको आ रही थी उसी समय पे निद्रा आ रही है नहीं आ रही। ठीक है। वैकारिकाणाम च स्वपन आदर्शनम, उसको कोई गलत सपने तो नहीं आ रहे। ठीक है। वैकारिक सपने तो नहीं आ रहे। सुकोइन च प्रतिबोधिन, सुखपूर्वक वो प्रतिबोधित है। बात मूत्र पूरी ऋतसाम मुक्ति, उसके जो मलमूत्र हैं वो समय पूर्वक उसका निस्सारण हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पुरुष है वो क्या है, धातु साम्य की अवस्था में है, और उसकी हम अब चिकित्सा हमें उसकी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। तो अब ये सब चीज़ों को देख के ही आपको डिसाइड करना है कि पेशेंट जो है हमारा वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। अगर आप इनकी चिकित्सा नहीं करोगे तो हो सकता है आपको लगेगा पेशेंट रोगी के ठीक है देखने से, परंतु पेशेंट से अगर आपने उसकी परीक्षा नहीं की तो जैसे ही वो अहित करार करेगा वो दोबारा से वो रोग है उसको आ जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार की परीक्षा करनी चाहिए आपको। कार्य के बाद आपको कार्यफल, तो कार्यफलम सुखापाप्ति। ठीक है, सुख का अनुमान कैसे लगाएंगे? ठीक है, मनो इंद्रिय शरीर तुष्टि, जो उसका मन है, शरीर है, इंद्रिय है, ठीक है, वो संतुष्ट अवस्था में है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों की मांग नहीं कर रहा है, कम चीज़ों की मांग नहीं कर रहा है, जो संतुष्ट है कि हाँ मुझे इन्हीं चीज़ों की इतनी ही नीड है। ठीक है, तो वो आपकी संतुष्टि अवस्था को बता रहा है कि मुझे अब किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अनुबंध से खलु आयु। ठीक है, आयु का जो अनुबंध है, आयु को अनुबंध कहते हैं, प्राणों के साथ मन बुद्धि शरीर का संयोग होना इसका लक्षण है। ठीक है, अनुबंध मतलब क्या है? आयु है। देश, देश दो तरह के, भूमि देश और आतुर देश। भूमि देश जिससे हमें औषधि निकालनी है, और आतुर देश जिसकी हमें चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो भूमि देश हो गया और ये आपका आतुर देश हो गया। ठीक है, अब आतुर जो देश है आपका, उसके लिए लिखा है कि तस्य परीक्षा आयुषम प्रमाण ज्ञानम हेतु स्यातम बल दोष प्रमाण ज्ञान हेतु। तो आयु, अब जो आतुर देश है उसकी परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्यों करनी चाहिए? प्रमाण ज्ञानम हेतु बल दोष प्रमाण ज्ञान हेतु। ठीक है, रोगी के बल को देखने के लिए, दोषों के प्रमाण के ज्ञान को देखने के लिए हमें आतुर के देश की परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर इसका ही आपको अगर ज्ञान नहीं होगा, उसके दोषों का ज्ञान नहीं होगा, तो आप चिकित्सा करने में असफल हो जाएगी। तो उसी के संदर्भ में आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा कि 10 विध आतुर परीक्षा। ठीक है, क्या है देखो, आगे लिखा है कि तस्माद आतुरम परीक्षित। आतुर की परीक्षा कैसे करेंगे? प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, शातम्य, सत्व, आहार, व्यायाम, वय, ठीक है, और बल प्रमाण विशेष ग्रहण। ठीक है, तो ये जो चीजें है वय तक, वो आपकी क्या है? वो आपके 10 विध आतुर परीक्षा के अंतर्गत आती। ठीक है, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। जो आपकी 10 विध आतुर परीक्षा है उसको कल स्टार्ट करेंगे।